जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा मैं एक वीडियो मैंने बनाया और आपसे वादा भी किया था कि मैं रेगुलरली वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन बीच में एक गैप आ गया, उसके लिए माज़रत। उसमें ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ओवर यूट्यूब कनेक्ट नहीं कर पाया। आपको पता है लाहौर में जो स्मोक का मामला चल रहा है, उसकी वजह से गले के इन्फेक्शंस और आँखों के इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सा ये गैप आ गया। एनी हाउ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये जो पीरियड गुजरा है इसके अंदर कुछ इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और उनकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी हमारी मार्केट्स पे या दुनिया पे ओवरऑल, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पिछले एक वीक में हम देखते हैं कि पिछले 1 वीक में अमेरिकन मार्केट्स ने और यूरोपियन मार्केट्स ने, एशियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अच्छा, इसमें रीज़न ये है कि क्योंकि बीच में एक गैप आ गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जो कि फेड का इवेंट था। और फेड ने जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फ़ैसला करना करना होता है। तो फेड का ये फ़ैसला था कि अभी उनको ये लग रहा था कि मज़ीद इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, और वो जो फेड का 2% का टारगेट है वो पता नहीं मीट कब होगा। लेकिन बात यह है कि जो शरह सूद है वो फेड ने नहीं बढ़ाई, और उस शरह सूद के ना बढ़ाने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो गई। लास्ट मैंने वीडियो में यही कहा था कि देखिए, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी भी है। तो ऐसे मामला पे जब आपकी अनसर्टेन मार्केट चल रही हो और वोलेटाइल चल रही हो, तो आपको बड़े कॉन्शियसली जो है वो काम करना पड़ता है, मोहतात रह के काम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे मामले में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पे 100% कैश जो है वो पार्क कर दें, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी पोजीशंस अगर स्टक हो जाए तो एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। तो पिछले एक वीक में अगर हम देखेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए की मार्केट 2.5-3% बढ़ी है ओवरऑल। अगर एस&पी को देखेंगे, नैस्डैक को देखेंगे, तो ये तकरीबन 2.5 से 3% का इसके अंदर ओवर द वीक जो है वो इंक्रीज़ आया है, जो कि बड़ा अच्छा जो है वो इंक्रीज़ था। और इसमें बेसिकली जो फेड के एंड के ऊपर जो कमेंट्री थी वो भी थोड़ा सा देखना उसको बनता है। उन्होंने एक तो ये कहा कि हमें एक तो अभी थ्रेट्स नहीं लग रहे एक्सटर्नल, और दूसरा ये कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अंडर जो है वो कंट्रोल आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फ़ेड के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है कि वो इंटरेस्ट रेट्स आगे नहीं बढ़ाएगा। अब दिसंबर में अगर ये फ़ेड की मीटिंग जो कि आगे शेड्यूल है, तो दिसंबर में इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फ़ेड फैसला करेगी। और अगर ये मिडल ईस्ट की जो वॉर है ये स्केल कर जाती है, तो डेफिनेटली उसका पहला इम्पैक्ट जो है वो ऑयल पे पड़ेगा। और ऑयल बढ़ेगा तो ये एक बेसिक कमोडिटी है जो तकरीबन हर जगह पे यूज़ होती है। ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो अगर बढ़ना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के एंड पे आएगा। और फेड जब तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं आता, इसी तरह शरह सूद को जो है वो आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट ने भी पिछले मतलब ये जो एक वीक है उसमें बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और बहुत से स्टॉक्स जो है वो चले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट है, ठीक है। और क्योंकि एक लंबे तवील अरसे की अपसाइड के बाद मार्केटें हमेशा जो है वो थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर लेती हैं, और ये करेक्शन बाज़ का पैनिक का शिकार भी हो जाती है। क्योंकि देखिए, हमारा अभी आईएमएफ का किस से जो है वो मामला चल रहे हैं। शरह सूद जो है वो हमारी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे खड़ी हुई है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केटें जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं और मार्केट जो है वो अब ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि मार्केटें हमारी फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा आप एक माइंड में लेके रख के बैठ सकते हैं कि जी एक आगे जो है वो मॉनेटरी ईजिंग लग रही है, यानी शरह सूद कम होगी तो मार्केटें अभी से जो है वो चलना जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ गया है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन चलना शुरू हो गई हैं। लास्ट जो है फेड की मीटिंग के साथ जो है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी जो है वो एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने शरह सूद नहीं बढ़ाई, और शरह सूद ना बढ़ा के एक स्टेटस को दिया। शरह सूद ना बढ़ाना इस बात की इंडिकेशन करता है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है, या फिर जिसको आप कहते हैं कि शरह सूद बढ़ा के मईशत को स्लो करने का जो मामला है, वो थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा,
उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि जब ये कम करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जो मनी मार्केट में पैसा पार करके बैठे हुए हैं वो जाहिर सी बात है शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स इक्विटी बिजनेसेस की तरफ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। या तो मनी मार्केट चल सकती है या फिर जो है वो स्टॉक मार्केट चल सकती है, और स्टॉक मार्केट जो है वो जब चलने का इंडिकेशन देती है तो उसमें जाहिर सी बात है एक माइंड में यही बात आती है कि जो पैसा है जो दूसरी मार्केट्स में मनी मार्केट्स में ख़ास तौर पे पड़ा हुआ है तो वो मूव करके बिजनेसेस की तरफ आएगा। ठीक है ना जी। तो शरह सूद अगर कम होगी तो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, और शरह सूद अगर ज़्यादा होगी तो बिजनेसेस जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है, कुछ मेरे भाई, जाहिर सी बात है जब मार्केट इतनी बढ़ गई हुई है, 100 इंडेक्स जो है वो 53,000 से ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के जो सवालात हैं वो भी अभी मैं लास्ट पे लूँगा भी सही, क्योंकि मैंने लास्ट यही कहा था कि जो हमारा यूट्यूब का फॉर्मेट है वो यही होगा कि मैं लास्ट जो भी हमारी वीडियो बनी होगी उस पर जो कमेंट्स आएंगे मैं उन कमेंट्स के ऊपर जो है वो अपना फीडबैक जो है वो आपको दूंगा। तो उसके साथ साथ जो है एक नॉर्मल सवाल जो मुझे व्हाट्सएप पे मिलता है कि क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 53,000 से इंडेक्स ऊपर चला गया, KSE 100 की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या अभी भी मार्केट में जो है वो जगह है? तो इसके लिए देखें, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि आप KSE 30 इंडेक्स को भी देखा करें, क्योंकि जो KSE 100 इंडेक्स है वो आपकी डिविडेंड्स और प्राइस एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन दोनों को कंसीडर करके चल रहा होता है। लेकिन जो आपकी KSE 30 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स में ये होता है कि वो सिर्फ जो है वो प्राइसेस को लेके चल रहा होता है। तो अभी भी अगर KSE 30 इंडेक्स को देखें तो 35 से 36% का तकरीबन अभी भी ये जो है अगर हम इसको 2018 के लेवल से कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी 35% जो है वो डाउन पे चल रहा है, यानी अभी भी इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी अंडर वैल्यू पड़ी हुई हैं। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि के हमारा जो है वो इंडेक्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो अभी तक अंडर वैल्यू हैं। तो आप ये जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कि आज हमें देखना थोड़ी सी नसीब हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट जो है वो बैक टू बैक जो है वो बुलिश सेशन लगा रही थी। तो ये जो करेक्शन है इसके लिए अपने पास फंड्स ज़रूर रखिएगा, उन स्टॉक्स में पार्क कीजिएगा जो कि अभी नहीं चले, जिन सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा अच्छी जान है कि वो आगे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छी ग्रोथ जो है वो दिखा पाएंगे। क्योंकि ग्रोथ के बगैर तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है। अगर ग्रोथ किसी स्टॉक में नहीं आ रही, किसी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, उसका जो है CAGR जो है वो नहीं बढ़ रहा, तो उसका मतलब सिंपली ये है कि वो जो है उसकी अगर प्राइस एप्रिसिएशन हो, यानी वो शरत उसकी जो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो उसका सिंपली मतलब ये होगा कि वो टेम्परेरी होगी। जिस तरह ख़बरों पे चलने वाली कंपनियां मैं अक्सर जो है डिस्करेज करता हूँ, ख़बरों पे चलने वाली कंपनियां जो है वो 1-2 दिन अच्छा दिखाती हैं, उसके बाद जैसे ही ख़बर जो है उसकी उस मटीरियल मकसद पब्लिक में आ जाती है तो वो यूजुअली जो है वो कंपनियाँ ठंडी हो जाती हैं। तो इसलिए फंडामेंटली साउंड कंपनियों में जो है वो इन्वेस्ट करें हमेशा, जो कि आपको लॉन्गर रन में बड़ा अच्छा जो है वो ग्रोथ देंगी, और उसमें आपको जो है वो 5x 10x आपको 10 to 15 ईयर्स में बड़ा ज़बरदस्त जो है उसके अंदर रिटर्न मिलेगा। तो जी अभी आप लोगों के सवालात लेते हैं। तो पहला जो सवाल है वो शम्स मंजूर साहब ने मुझे भेजा है, मतलब यूट्यूब की वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया हुआ है। इन्होंने बोला कि GHNL स्टॉक के बारे से डिस्कस करें। देखें, जो आपके ऑटो के स्टॉक्स हैं ना वो मोर और लेस काफ़ी अरसे से चल भी रहे हैं, ठीक है, जिसमें GHNI देखें, सासगर इंजीनियरिंग देखें, और इसी तरह से PSMC की तो खैर एक और कहानी थी, वो तो डी लिस्टिंग की तरफ गया तो उसकी वजह से थोड़े से मामलात उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और वैसे PSMC में जो 493% का जो रिटर्न बनाया, अगर उसकी 52 वीक लो से अभी तक की जो रेट है उसमें देखें तो आपको जो है इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके अंदर शॉर्ट सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठुकाई हुई है, ठीक है। शॉर्ट सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मरे हैं इसमें, और जिन्होंने अपनी बियॉन्ड लिवरेज काम किया हुआ था उनका बेसिकली अकाउंट्स भी ब्लो हुए हैं, और अकाउंट ब्लो होने के साथ साथ उनकी जो है डेबिट भी स्टैंड किए हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख का अकाउंट था और उन्होंने फुल 25% की लेवरेज पे काम किया हुआ था और एक ही स्टॉक में काम किया हुआ था,
तो वो बेचारे बड़े गंदे तरीके से तबाह हुए हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करें तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करके काम करें। अब सारा फंड्स जो है एक ही स्टॉक में ना लगा दें, जिसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल अनहोनी होती है, जिस तरह से अनहोनी हुई है पीएसएमसी में, तो उसमें ये है कि आपके सारे जो है वो असासे फारिग ना हो जाए। तो जीएचएनएल की तरफ आते हैं। देखिए जीएचएनएल कंपनी जो है वो अगर मुझे देखेंगे तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा पसंदीदा कंपनी नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल है। और एक ग्रोथ जिस तरह से स्टॉक होता है ना, वो स्टॉक जो है वो जीएचएनएल नहीं लगता। तो कोई और देखें, कोई अच्छी कंपनी की तरफ जो है वो जाएं, ऐसे स्टॉक्स लें जिनके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी हो, जिनके जो है इसमें सेल्स के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है, बॉटम लाइन जिसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, ईपीएस वो बड़ी अच्छी हो, ग्रोथ में हो, तो ऐसे स्टॉक की तरफ जाएं जो कि सस्टेनेबल बिजनेसेस कर रही हो, जो सिर्फ जो है वो प्राइस मूव में रहते हैं, यानी एक सर्टेन जो है वो साइकिल पूरा करके ठंडी हो जाती है। उन कंपनियों से यूजली मेरे हिसाब से, मेरे एक खाम से नॉलेज से जो है वो एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी कंपनियों की तरफ जाना पड़ता है जो कि कंसेक्टिवली ग्रोथ में हो, मल्टी बैगर स्टॉक्स जिनको कहते हैं, जो आपको 8 गुना 10 गुना 15 गुना जो है वो आपको रिटर्न देती हैं। सिस्टम लिमिटेड्स को देख लें, सिस्टम लिमिटेड्स का 2017-18 का रेट देखें और आज का रेट देखें। 2017-18 में जो है वो 100 रुपये पे हुआ करता था। अभी अगर इसको आप प्री स्प्लिट लेंगे तो अभी भी इसका जो रेट है वो इसका जो है वो 800 बनता है, क्योंकि 100% तो उसने जो है वो बोनस शेयर दे दिए, तो लोगों के शेयर्स डबल हो गए, प्राइस आधी रहेगी। क्योंकि अगर उसको प्रीवियसली आप उसके जिस टेम्पो से वो ग्रो कर रहा था उधर देखेंगे तो तकरीबन 7-8 गुना हुआ है शेयर। तो इस तरह के शेयर्स जो कि अभी नहीं चले और जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यानी फ्यूचर जिनका अच्छा है, ब्राइट है, उन शेयर्स में काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कंपनियां जो कि एक सर्टन साइकिल में चलती हैं उसके बाद डेड हो जाती हैं। तो 10-15%, 20%, 25% का अगर आप गेन ले रहे हैं और रिस्क लेके ले रहे हैं, तो फिर उससे बेहतर तो ये है कि आप मार्केट में एफडी फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएं या म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है ना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी कोई रनिंग फाइनेंस जो सॉरी अगर आपको कोई रनिंग जो है पैसे की ज़रूरत नहीं होती आपको किचन चलाने के लिए, तो फिर आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कंपनियां एक सर्टन साइकिल में चलती हैं या एक सर्टन जो है वो पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं, फिर उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी रुक जाती है। अच्छा, ये दूसरा सवाल जो है, इनका नाम नहीं है, यूज़र MM4 जो भी इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने JSCL की प्रिडिक्शन का पूछा है। देखिए जी, JSCL की प्रिडिक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट्स तो आपको पता है मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटली जिनको कहते हैं ना, साउंड नेचर के थोड़े कम है, ठीक है। इनकी जो मूवमेंट बननी होती थी, जिस दौर में बनी थी, वो बन के अब ख़त्म हो गई हुई है। अब जाहिर सी बात है, हमारे लोगों का मसला ये है कि वो हिस्ट्री के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी हिस्ट्री में तो कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था तो आज भी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री एक कंपनी की ज़रूर जो है वो मैटर कर रही होती है, लेकिन उससे फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन होगी, फ्यूचर में किस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी, ये वो जो है कंफर्म नहीं कर रही होती हिस्ट्री उसकी। तो इसलिए कोशिश ये कि अगर ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों अच्छे हों, ठीक है। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि कुछ मॉडल जो होते हैं ना, वो कुछ अरसे के बाद जो है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, या कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो उनकी सैचुरेशन आ जाती है, ठीक है। अब एक बॉटल है, उसके अंदर 10 लीटर पानी आना है, तो आप 10 लीटर तक तो वो आपको जगह देगी, लेकिन 10 लीटर से फिर ऊपर जाएंगे तो वो डोलना शुरू हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जो कंपनियां होती हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है बढ़ने की। एक साइज़ जो है बहुत बड़ा जब हो जाए तो उसके बाद फिर वो सर्टन लेवल पे जाके ग्रोथ जो है वो स्टक हो जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ जो नई आई है, नोवेल चीज़ है, मतलब मार्केट में जो है वो आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता, या फॉर एग्जांपल उसकी इंटरनेशनल डिमांड जिस तरह से IT की है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मामलात के अंदर जो है यूजुअली कंपनीज अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर रही होती हैं। अच्छा, तीसरा जो सवाल है वो आलिया इरफान ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि अस्करी बैंक जो है वो 100 रुपये का कब होगा। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि अस्करी बैंक 100 रुपये का कब होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अस्करी बैंक जो है वो साउंड बैंक है, अच्छे इदारे की जो है वो एक मतलब मजबूत इदारे के साथ उसकी एफिलिएशन है। और दूसरा ये है कि इसके फंडामेंटल भी बेहतर हैं, और आप अगर जो है वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि
अच्छी ग्रोथ के साथ है, ठीक है। जो मतलब ये है कि आप उसको मतलब आज 20 रुपये पे बैठ के 100 रुपये को देख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 5x करना चाह रही हैं अपनी पोजीशन को। तो 5x मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ जल्दी होगा। कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा आपको जो कि 5x होने का पोटेंशियल रखती हैं, जिनके फाइनेंशियल बताते हैं, जिनकी जो है वो अर्निंग बड़ी अच्छी है, जिनमें ग्रोथ बड़ी अच्छी है, जिनमें सस्टेनेबिलिटी है, जो बिजनेस मॉडल अच्छा है, ख़ास तौर पे जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में जो चले गए अमेज़न बैंक की तरह, ठीक है। इसी तरह के कोई और स्टॉक्स जो है वो आपको ज़रूर मिलेंगे जिसमें आप अपनी अर्निंग्स को, अपने कैपिटल को 5x 10x कर सकती हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप चैनल को इस तरह से देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, अंडरस्टैंड करने को भी मिलेंगी। तो उसके हवाले से आपको जो है वो कुछ जो है वो गाइडलाइन, कुछ पिन पॉइंट जो है वो मैं ज़रूर कर दूँगा। अच्छा, और सवाल पूछा जी जाहिद साहब ने। जाहिद साहब पूछ रहे हैं कि जी शेल पाकिस्तान को एक्वायर करने लगा है। बिल्कुल, शेल पाकिस्तान एक्वायर होने लगा है और ये खबर काफ़ी अरसे से चल रही है। जब ये 80 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, आपको पता है, और अब जो है वो 160-65 की रेंज में आ गया है। तो ये इसकी जो प्राइस है, मेरा ख्याल है गालिबन इसकी कोई नोटिस पे भी लगी हुई है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 187-189 की जो है वो प्राइस जो है वो लॉक हुई है दोनों पार्टीज़ में। अब पता नहीं वो आगे भी हुआ है उनका मामला या नहीं हुआ, लेकिन बात ये है कि अब आप इसमें इस मोमेंट पे आके क्या स्पाइक ढूंढ रहे हैं, क्या थ्रिल है आपके लिए इस मोमेंट पे आके? 80 रुपये से स्टॉक 160 रुपये का हो गया है, तकरीबन डबल हो गया अपने प्रीवियस प्राइस से। तो 100% का रिटर्न देने के बाद आप उस चीज़ में क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा बेसिकली मसला ये है, जब स्टॉक में किसी भी कंपनी में कोई तगड़ी किस्म की खबर आती है, वो खबर मटीरियलाइज हो जाती है, उस खबर के ऊपर बड़े जो है वो पॉइंट, बड़े जो है वो प्राइस की अप्रिसिएशन हो जाती है। उसके बाद जब वो स्टॉक बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में होता है, तो हमें उस वक्त यूजुअली याद आता है कि अब इसमें क्या करें। अब आपको इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहिए जो कि नीचे के लेवल पे पड़ा हो, लेकिन वो आने वाली दौर की शेल बन सके, ठीक है, वो आने वाले दौर का पीएसएमसी बन सके। ये पीएसएमसी तो आप समझ लें कि ये पीएसएमसी हो गया। ये पिछले 3-4 स्टॉक्स के मैं नाम लूँगा। एक तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर, खैर वो तो डीलिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका एक और मामला है। शेल को जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने एक्वायर कर लिया। शेल वाले कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान में कोई मूड नहीं है काम करने का। तीसरा एक पीआईसीटी था, पीआईसीटी के हवाले से उनका बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया। मेरा ख्याल है गालिबन पीआईसीटी के हवाले से किसी ने कमेंट में भी पूछा हुआ था। देखिए, पीआईसीटी गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग गोइंग कंसर्न नहीं है। अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी अब अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। केपीटी जो है उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म कर लिया। पीआईसीटी का सिर्फ ओनली चार्म ये था कि उनको जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो फ़ायदा हो रहा था वो उसी केपीटी के मुआहदे से हो रहा था। तो अब वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया और वो किसी थर्ड पार्टी को अलॉट भी हो गया। तो अब पीआईसीटी के लिए क्या चार्म लाए रहा है उस बिज़नेस को करने के लिए? अब ऑडिटर्स ने भी बोल दिया है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी है जिसका सेटअप टोटली एक कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट था, तो अब उसके एसेट्स बिक के अगर उसमें से कुछ निकले तो निकले, लेकिन अभी तक वो सोच रहे हैं, वो इस मामले के ऊपर जो है वो दिमाग लड़ा रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये तो बंद हो गया। तो अब उनकी सोच से कोई नया बिजनेस अगर इस्टेब्लिश होगा, जिसको पता नहीं होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक जो है बिजनेस जो है वो आसमान से उठ के जो है वो ज़मीन पे आ गिरा है, ठीक है, ज़ीरो हो गया, उसकी अर्निंग ज़ीरो हो गई। अब आप, ये भाई ने मेरा ख्याल है नीचे सवाल भी पूछा हुआ था, उसकी इस क्वार्टर की तो अर्निंग ही नहीं आई ना। वो प्रीवियसली क्वार्टर वो कहते हैं ईपीएस तो अभी शो हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस क्वार्टर की अर्निंग खत्म होगी उसकी। और ये पीआईसीटी ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, इसमें अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने लगा है। तो ऐसे मामले में आपको रिस्क देखना चाहिए अपना। अब ये कंपनी जो कि टोटली डिपेंडेंट है एक सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही उसका ख़त्म हो जाता है, तो उस कंपनी के चलने का फिर कोई तुक नहीं बनता। अब उसके अंदर जो है वो आप उसकी मूवमेंट की बेसिस के ऊपर कोई फैसला करना चाहते हैं तो देखें, ये रिस्क जो होता है ना, ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो कि आपको मार्केट में देखनी पड़ती है। अगर रिस्क आप अपना मिटिगेट नहीं कर सकते, अपना रिस्क कम नहीं कर सकते, तो फिर मार्केट आपको बड़ा रुलाती है। आप अक्सर जगहों पे फंस जाते हैं और फिर वो स्टॉक जो है वो नीचे आ जाता है। 100 रुपये पे आपने लिया, स्टॉक 50 हो गया, तो 100% का 50% का लॉस है। लेकिन वही स्टॉक अगर 50 से 100 जाएगा तो 100% का गेन करना पड़ेगा आपको अपनी असल प्राइस पे आने के लिए।
तो इसलिए जब तक आप रिस्क को मिनिमाइज ना कर लें, आप प्रॉफिट वाली साइड पे नहीं जा सकते। तो ऐसी कंपनी जो अभी अनसर्टेन है, जिसके अंदर कोई समझ नहीं लग रही कि आगे लम्हे में उसका क्या होगा, उसके ऊपर जो है उसकी मूवमेंट के ऊपर फैसला करना या उसकी मूवमेंट में खेलना मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाइज डिसीजन है। अच्छा, दूसरे मिस्टर एहतशाम साहब ये पूछ रहे हैं कि कंपनी के हवाले से इनको गाइडलाइन चाहिए। देखिए, हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम एक प्रीमियम जो है ग्रुप चलाते हैं, जिसमें आप, और ये हमारी लाइसेंस्ड कंपनी है मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स, ये कोई हम फ्रीलांस काम नहीं कर रहे, तो वो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। उसमें आपको लर्निंग भी हो सकती है और उसके अंदर आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें हमारी जाहिर सी बात है, हम जो टिप्स वगैरह होती हैं कोई पब्लिक में तो दे नहीं सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लोग आते हैं उनको हम अपनी वर्किंग शेयर करते हैं, तो उसके अंदर आपको बाइंग सेलिंग के डिसीजंस भी आपको जो है वो मिलते रहेंगे। देखिए, इसमें एक बुनियादी सा सवाल है, हमारे लोग जो है, बाज़ लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, बाज़ का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, बाज़ लोग तजर्बे से सीखते हैं, बाज़ लोग तजर्बा बाय करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमारी ये कंपनी है तो इसमें हम प्रोफेशनल जो है वो एडवाइजरी देते हैं। तो हम इस काम में एक्सपीरियंस भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो हम अपने उस तजर्बे की बेसिस के ऊपर आप लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी हमने किसी को उसकी एक्सपीरियंस के, उसकी एक्सपर्टीज़ के, उसकी प्रोफेशनलिज्म के पैसे नहीं देने, बल्कि हमने क्या करना है उसका अपने जो है वो पैसे ज़ाया करने हैं, ज़ाया करके जो है सीखना है। फॉर एग्जांपल, वो 10 लाख की, 50 लाख की, करोड़ रुपए की इक्विटी लाए हैं, वो एक दफ़ा वॉश हो जाएगी, उसके बाद जो है वो एक मतलब उस तजर्बे से सीखेंगे, उस गलती से सीखेंगे, उसके बाद फिर वो जो है वो कमाने जोगे होंगे। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप किसी का तजर्बा जो है वो परचेज़ करें, किसी का एक्सपीरियंस परचेज़ करें और अपने जो है वो पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल हैंडलिंग दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ ज़ाया करके जो है वो ऐसे तजर्बे से सीखें जिसका जो है वो आपको लाइफ में आगे कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि जब आपके पास तजर्बा आता है तो उस वक्त यूजली पैसा नहीं रहता। तो प्रोफेशनली जो गाइडलाइन होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। इसी हवाले से अगर आप मतलब हमारी जो पेड सर्विस है, जो मतलब एक लाइसेंस्ड सर्विस है, उसके हवाले से अगर आप उसको मतलब लेना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में जो है वो काफ़ी हेल्प कर रही होगी कि क्या ख़रीदना है, किस लेवल पे ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है, ये मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढने हैं आपने, कि जो कि आने वाले दौर में जो है वो नए सिस्टम्स बनेंगे, आने वाले दौर में वो मीज़ान बैंक बनेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये स्टॉक्स भी जो मीज़ान बैंक है या सिस्टम है या MTL है, ये पहले भी छोटे होते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इनमें ग्रोथ आई। तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इनको आज का सिस्टम, आज का मीज़ान बना दिया। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है प्रोफेशनल हैंडलिंग की ज़रूरत होगी। एक जनरल सा सवाल पूछा है, खोखर साहब हैं कोई, इन्होंने पूछा है कि जी फंडामेंटल कंपनियों के हवाले से जो है वो कोई ओवरव्यू दें। देखिए, फंडामेंटल कंपनियाँ तो बहुत हैं मार्केट में, तो उसके हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन, आप वीडियोस देख रहे हैं इसके हवाले से, फंडामेंटल कंपनी के अंदर क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं, वो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ग्रुप का पार्ट रहें, इसका जो यूट्यूब चैनल है इसका पार्ट रहें, इसको देखते रहें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इधर से भी रहनुमाई मिलती रहेगी। जी, और सवाल हमारा पूछा, हमारे बड़े एक चहीते भाई हैं खलील भाई, इन्होंने पूछा है कि जी गैस की प्राइसेस के बढ़ने का क्या इफेक्ट आएगा EPCL पे और EFED पे। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जो बिज़नेस करने बैठा हुआ है ना, उसको पता है कि प्राइस कैसे मैनेज करनी है। तो जो प्राइस हाइक होगा ना, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र होने से उनके मार्जिन्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो चाहे केमिकल हो। ठीक है, तो जो भी बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, बिज़नेस करने के लिए बैठा हुआ है, अगर उसको बैक एंड पे रॉ मटेरियल जो है या उसको कमोडिटी जो है वो महंगी मिल रही है, तो वो उसको आगे पास ऑन कर देगा और वो अपना मार्जिन पूरा कर देगा। मतलब अगर 2 रुपये प्राइस पीछे बढ़ी है, एक मिसाल ले रहा हूँ, तो वो 2 रुपये अपनी जो है वो एंड प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगा और उस चीज़ को कैटर कर लेगा, उसके मार्जिन को जो है वो बेहतर रख लेगा। तो ये एक इसका बुनियादी सा तरीक़ाकार है। चलें जी, बाकी जो है वो जो सवालात हैं, एक PICT का था, वो मैंने पीछे जो है वो बता दिया है। बाकी जो सवालात हैं वो तकरीबन मैंने कवर कर लिए हैं अपनी वीडियो में। और दूसरा इसमें ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब जो है लेने के लिए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला आ रहा है, फिनंशियल इशू आ रहा है, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के हवाले से अगर आप पूछना चाह रहे हैं, आप जो है फाइनेंशियल मार्केट में आप जो है वो करेंसी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, आप जो है वो कमोडिटी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, स्टॉक्स के हवाले से पूछना चाह रहे हैं,
तो आप ज़रूर पूछिए, इसमें हम आपको जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करते रहेंगे इसी तरह से। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर जो है वो इसमें किया करें, लाइक किया करें, घंटी का बटन भी दबाया करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसी तरह से कंटिन्यूटी रहेगी। बीच में थोड़ी सी ये एक गैप आ गया, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये इसकी जो है वो कंसेक्टिव वीडियोस बनती रहेंगी और आप लोगों के फीडबैक का जो है वो शिद्दत से मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।